हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 1 फरवरी को बजट आने वाला है और इस बार का बजट खास करके मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में है और न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली भी अगर हम देखें तो सारे के सारे ग्लोबल इंडेसेस इस वक्त प्रेशर में है। अगर हम एक महीने के परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी, एफटीएसई और हैंगसेंग ये तो एक फ्लैट जोन में रहे। अगर हम पिछले एक महीने के रिटर्न्स की बात करें, हालांकि इनमें हमें गिरावट देखने के बाद इनमें हमें रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन अगर हम दूसरे ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो उसमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन्स में करीब 4.6% का फॉल हमें देखने को मिला और जो दूसरे एशियन मार्केट्स हैं, कॉस्पी, शंघाई और निकेई, जापान का निकेई, उसमें हमें 8 से 10% की गिरावट देखने को मिली। तो दुनिया भर के बाजार प्रेशर में क्यों हैं, इसकी वजह हम सब जानते हैं। हमने इस बारे में पहले भी बात की है और वो वजह है यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस फेड। तो अभी तक यूएस फेड हमें यह अश्योर कर रहा था कि वो कोई भी ऐसे कदम नहीं उठाएगा जिससे बाजारों पर जिसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पिछले हफ्ते ही उनकी 2 दिन की जो बैठक हुई थी उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि इन्फ्लेशन जो है अब खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है और उसे कंट्रोल करने के लिए अब उन्हें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। और उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि मार्च 2022 तक वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू करेंगे और न सिर्फ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना बल्कि जो स्टिमुलस के जो उन्होंने दिया था कोविड क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, उसमें भी अब रोल बैक करना शुरू करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूएस फेड जो करता है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी वही करते हैं। तो इन्वेस्टर्स अब ये फियर कर रहे हैं कि जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी अब अपने स्टिमुलस प्रोग्राम को रिवर्स करेंगे और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के डायरेक्शन पे काम करेंगे। फेड ने ये तो नहीं कहा कि वो कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और कितने जल्दी बढ़ाएगा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इन्फ्लेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और जल्दी ही उन्हें उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूएसए में जो इन्फ्लेशन है वो मल्टी डिकेड के हाई लेवल पर इस वक्त चल रहा है और जैसे ही फेड ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की तो जो 2 ईयर बॉन्ड्स हैं उसकी यील्ड जो है 23 मंथ्स के हाई लेवल तक पहुंच गई। तो बाजारों में जो पैनिक है वो बेसिकली 3 कारणों से आया। पहला ये कि जो यूएस फेड ने जो अनाउंसमेंट किया जिसका एंटिसिपेशन बाजार पहले से कर रहा था। दूसरा, जो क्रूड प्राइस है वो $90 पर बैरल के लेवल तक पहुंच गया जो कि 2014 के बाद हाईएस्ट लेवल पर है। और तीसरा, जो ओमिक्रॉन और जो वेरिएंट्स आने की बातें हो रही हैं जिसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। तो इन तीनों वजह की वजह से हमें बाजारों में, दुनिया भर के बाजारों में हमें गिरावट और प्रेशर देखने को मिला। बैंक ऑफ अमेरिका के एक अनुमान के हिसाब से यूएस फेड को कम से कम 6 से 7 बार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हैं कोई भी इंटरेस्ट रेट जो जब बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही शॉट में इंटरेस्ट रेट को एकदम से बढ़ा दिया जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो एफआईआईज ने तो ऑलरेडी सेलिंग शुरू कर दी है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज सेल कर रहे हैं। अगर हम जनवरी के महीने की बात करें तो उन्होंने $2.2 बिलियन की सेलिंग कर दी, जिसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो रफली 16,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग का फिगर बनता है। वहीं अगर हम अक्टूबर 2021 से देखें तो तब से लेकर अब तक जो एफआईआईज ने करीब $7 बिलियन की सेलिंग कर दी है और उसे भी अगर हम कन्वर्ट करें 51,000 करोड़ की फिगर बनती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो हमारे बाजारों में कोई खास गिरावट नहीं हो रही है। एफआईआईज इतनी सेलिंग कर रहे हैं लेकिन बाजार उस तरीके से नहीं गिर रहा है और गिर भी रहा है तो तुरंत उसकी रिकवरी हो जा रही है। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और जानकारी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अप्रैल 2020 के बाद अगर देखें
तो बाज़ारों में, हमारे बाज़ारों में जितनी भी गिरावट हुई है वो खास बड़ी गिरावट नहीं हुई है, और हम उसे करेक्शन भी नहीं कह सकते, क्योंकि करेक्शन का मतलब होता है मिनिमम 10% फॉल। तो अगर आप अप्रैल 2020 के बाद के जितने भी गिरावट के दौर को देखें हमारे बाज़ारों में, वो रफली 6-7% के आसपास का रहता है, और उसके बाद हमें बाज़ारों में रिकवरी देखने को मिलती है। तो अगर हम इस पूरे 2 साल के पीरियड को देखें तो इसमें हमें कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। और अगर पिछले कुछ महीनों के अगर हम फॉल को देखें तो उसमें बेरली 5-7% का फॉल हमें देखने को मिला है। तो क्या इस बार बड़ी गिरावट हो सकती है? इस बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो इतनी एफआई सेलिंग के बावजूद भी हमारे बाजार क्यों नहीं गिर रहे हैं, उसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, डीआईआईज हैं, और हमारे कुछ हद तक जो एचएनआईज हैं, वो भी लगातार बाज़ारों में खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जनवरी के महीनों में उन्होंने करीब 12,000 करोड़ की बाइंग की है, तो वो डेफिनेटली मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरा जो कारण है कि जो भी सेलिंग हो रही है एफआईआईज के द्वारा, वो जो ज़्यादातर नॉन इंडेक्स स्टॉक्स में हो रही है, यानी कि वो इंडेक्स में सेलिंग तो कर रहे हैं, आगे मैं आपसे डेटा शेयर करूंगा, लेकिन उस तरीके से एग्रेसिवली इंडेक्स में सेलिंग नहीं कर रहे हैं, और इंडेक्स में जो भी सेलिंग वो कर रहे हैं उसे डीआईआईज एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ज़्यादातर जो सेलिंग हो रही है वो इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स में हो रही है, और उससे रिलेटेड भी डेटा मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। तो ये एक तरीके की कोऑर्डिनेटेड सेलिंग हो रही है, जैसे ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियंस कोऑर्डिनेट करके अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, उसी तरीके से। और इसको शो करने के लिए मैं आपसे कुछ डेटा पॉइंट्स शेयर करता हूं। अगर आप दिसंबर क्वार्टर का फिगर्स देखें, मैं आपसे वो फिगर शेयर करने जा रहा हूं कि निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स में एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया और कितने स्टॉक्स में डीआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया या घटाया। तो वो फिगर देखकर आपको बहुत अम्यूजमेंट होगी। तो अगर हम एफआईआईज की बात करें तो 50 स्टॉक्स में से उन्होंने करीब 13 स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाया, 13 स्टॉक्स में अपना स्टेक इंक्रीज किया, और 37 स्टॉक्स में अपना स्टेक को डिक्रीज किया, यानी कि ज़्यादा सेलिंग की, ज़्यादा स्टॉक्स में सेलिंग की और कम स्टॉक्स में बाइंग की। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उन्होंने करीब 35 स्टॉक्स में अपना स्टेक को बढ़ाया और करीब 14 स्टॉक्स में अपना स्टेक को घटाया। तो इस डेटा पॉइंट से आपको क्या समझ में आता है कि जितने स्टॉक्स में एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, उतने स्टॉक्स में डीआईआईज अपना स्टेक घटा रहे हैं, और जितने स्टॉक्स में एफआईआईज अपना स्टेक घटा रहे हैं, उतने स्टॉक्स में डीआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इस डेटा को देखें तो क्लियरली आपको पता चलेगा कि एक कोऑर्डिनेटेड सेलिंग हो रही है। क्या वो मैच फिक्सिंग है या नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। अगर हम सेक्टर्स की बात करें कि किस सेक्टर में ज़्यादा बाइंग और सेलिंग हो रही है, तो टेक्नोलॉजी ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एफआईआई और डीआईआई दोनों बाई कर रहे हैं, और उसका कारण ये है कि उसमें हमें रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, तो एक वैल्यू उसमें दिख रहा है जिसकी वजह से उसमें जो है एफआईआईज और डीआईआईज दोनों बाय कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो उसमें ज़्यादातर सेक्टर्स में दोनों ही सेलिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो रही है वो दोनों कर रहे हैं। तो अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो वो कौन सा सेक्टर है जिसमें एफआईआईज डीआईआईज दोनों बाय कर रहे हैं, वो है टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर्स में अगर आप देखें तो दोनों ने पिछले क्वार्टर में अपने स्टेक को घटाया है। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग और सेलिंग चल रही है अक्रॉस द सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में जहां पर एफआईआई बाय करता है वहां पे डीआईआई सेल करता है, जहां पे एफआईआई सेल करता है वहां डीआईआई बाय करता है, जिसकी वजह से हमें जो इंडेक्स में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर आप नॉन इंडेक्स स्टॉक्स में देखें तो वहां कई स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें डीप करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और ये सिर्फ इंडेक्स स्टॉक्स में ही नहीं हो रहा है। अगर आप जो टॉप 500 स्टॉक्स की लिस्ट निकालेंगे बीएसई में, उसमें भी हमें यही पैटर्न देख रहा है कि 50% स्टॉक्स में एफआईआई बाय करता है और उन्हीं 50% स्टॉक्स में डीआईआई सेल करता है, और
इसी तरीके से दोनों अपोजिट पोजीशंस बना रहे हैं। तो जो ब्रॉडर मार्केट में भी आप देखेंगे तो वहां पर जो टॉप के स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर मैं टॉप 500 स्टॉक्स का अगर मैं आपसे डेटा शेयर करूं तो एफआईआईज ने करीब 232 स्टॉक्स में अपना स्टेक बढ़ाया दिसंबर क्वार्टर में और 264 स्टॉक्स में अपना स्टेक को घटाया। और अब देखिए डीआईआईज ने क्या किया, उन्होंने 264 स्टॉक्स में अपने स्टेक को बढ़ाया, यानी कि एग्जैक्टली फिगर मैच हो रही है यहां पे, और करीब 226 स्टॉक्स में जो है अपना स्टेक को घटाया। यानी कि तो ये तो रही सेक्टर्स की बात। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करेंगे वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें पिछले क्वार्टर में एफआईआईज ने अपना स्टेक को बढ़ाया है, तो वो उसमें से कुछ स्टॉक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहला नाम है आईआरबी, जिसमें उन्होंने अपना स्टेक 16% से बढ़ा के 48% कर दिया। इसके बाद आता है सारेगामा, जिसमें उन्होंने 4.4% से अपना स्टेक 16.6% तक ले गए। और इसके बाद आता है आईबी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसमें उन्होंने 9.4% से अपना स्टेक बढ़ाकर 19.9% कर दिया। और नेक्स्ट आता है पॉली मेडिकेयर, इसमें उन्होंने 3.8% से अपना स्टेक बढ़ा के 14.4% कर दिया। और अंत में आता है वोल्टास, जिसमें उन्होंने अपना स्टेक 14.6% से बढ़ाकर 24.4 पर कर दिया। तो ये जो स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स में एफआईआईज ने पिछले महीने यानी कि पिछले दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने अपने स्टेक को काफी ज्यादा बढ़ाया है। तो अभी तो एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या एफआईआईज लौट कर आएंगे, ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स में। पहला जो फैक्टर है वो है वैल्यूएशन। तो अगर हम इस वक्त FY 2020 के अगर फॉरवर्ड पीई का कंपैरिजन करें तो इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगा मार्केट है, और वो करीब इंडिया हमारे मार्केट्स जो है 23.8 पीई पर ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर डाउ जोन्स को देखें तो वो 22.4% पर ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर आप चाइना की बात करें तो वो 13.4% पर ट्रेड कर रहे हैं और ब्राजील 6.9% पर ट्रेड हो रहा है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि इतने हाई वैल्यूएशन पर एफआईआई स्टॉक को डंप करके सेफ्टी की तरफ अपने कंट्रीज पर पैसा ले जा रहे हैं। तो करंट वैल्यूएशन पे ब्रॉड बेस्ड बाइंग होने के चांसेस कम हैं। हालांकि अगर वैल्यू मिलती है उन्हें तो शायद वो थोड़ा बहुत पैसा वापस इंडिया में रिवर्स होकर आए, जैसा कि हम आईटी में देख रहे हैं कि गिरावट होने की वजह से उसमें हमें अच्छी खासी एफआईआईज की और डीआईआईज की भी खरीदारी देखने को मिल रही है। दूसरा जो फैक्टर है चाइना फैक्टर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके साथ अपने कुछ महीने पहले वीडियो में शेयर किया था कि वहाँ पर एक क्रैकडाउन चल रहा है और टेक कंपनीज और एजुकेशन सेक्टर की कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट जो है क्रश कर रही है, और जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइस भी गिर रहे हैं, और जो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है चाइनीज़ मार्केट में वो भी लूज़ हो रहा है। तो इसका फ़ायदा इंडिया को मिल सकता है, और यहाँ के जो टेक स्टॉक और एडटेक स्टॉक्स हैं उसमें पैसा आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में चाइना में क्या होता है। अगर ये क्रैकडाउन कंटिन्यू रहता है तो ये हमारे फेवर में काम कर सकता है, प्रोवाइडेड यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स को दिखें। तीसरा रीजन ऑफ कोर्स है बजट। अगर बजट में कुछ इंटरेस्टिंग थीम हमें देखने को मिलता है तो एफआईआईज को वो अट्रैक्ट कर सकता है, और उसकी वजह से एफआईआईज का पैसा लौट कर इंडिया में आ सकता है। फिलहाल जो हमें लगता है कि एफआईआईज इतनी जल्दी लौटने वाले नहीं हैं, और जो उनकी स्टॉक बेस्ड जो बाइंग है वो जारी रहेगी, ये भी हम देख सकते हैं। तो 1 फरवरी को बजट आने वाला है। अब बजट में क्या आने वाला है ये तो सीक्रेट होता है, किसी को पता नहीं होता, लेकिन बाजार को थोड़ी बहुत इंडिकेशन जरूर होती है। तो बजट अनाउंसमेंट के एंटिसिपेशन में पहले से ही लोग पोजीशन बनाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइस में मूवमेंट दिखने लगती है। तो क्या इंडिकेशन दे रहा है, आइए हम इसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो आइए एक सेक्टर की एनालिसिस करते हैं कि पिछले 1 महीने में कौन से सेक्टर्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और कौन से सेक्टर ने सबसे खराब परफॉर्म किया। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी पिछले 1 महीने में लगभग फ्लैट रहा है, माइनर 0.5% का उसने लॉस दिया। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉस हमें किस में देखने को मिला, आईटी में। करीब 12% का लॉस हमें आईटी सेक्टर के इंडेक्स में देखने को मिला।
और इसके बाद आता है फार्मा और हेल्थ केयर, उसमें भी हमें 8-9% का लॉस देखने को मिला। तो टेक, फार्मा एंड हेल्थ केयर, इन तीनों में हमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली पिछले एक महीने में। वहीं टॉप गेनर सेक्टर कौन सा रहा? सरप्राइज सरप्राइज, पीएसयू बैंक। 16% का गेन इसने एक महीने में दिया। और वहीं अगर हम जो पीएसयू और पीएससीज को देखें, उसमें भी हमें 8-9% का रिटर्न देखने को मिला। तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्यों पीएसयू बैंक का इंडेक्स टॉप परफॉर्मिंग रहा बजट से एक महीने पहले? उसका कारण है कि बजट इज एक्सपेक्टिंग प्रोबेबली कि कोई डाइवेस्टमेंट या स्टेक सेल या आईपीओ की अनाउंसमेंट बजट में होगी, और इसी एंटिसिपेशन में जो पीएसयू बैंक्स और पीएससीज के स्टॉक्स दौड़ रहे हैं। तो क्या बजट से पहले इन स्टॉक्स में पोजीशन बनानी चाहिए? देखिए, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रनअप हो गया है, लेकिन अगर आप एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें टाइट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमने आपके साथ कई सारे पीएसयू पिक्स शेयर किए हैं, उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो बाजार के आगे का डायरेक्शन के लिए 3 फैक्टर्स बहुत क्रिटिकल होंगे। तो पहला जो है इंटरेस्ट रेट, मार्च में हमें देखना है कि फेड कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, कितने तेजी के साथ बढ़ाता है, उसके क्या इंडिकेशन देता है वो डिसाइड करेगा। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि बजट में क्या आता है, क्या एक बोरिंग बजट होता है या इसमें कुछ इंटरेस्टिंग थीम देखने को मिलता है जो कि इन्वेस्टमेंट को या ग्रोथ को जो है बढ़ाएगा। और तीसरा, जो डाइवेस्टमेंट, जो पीएसयू पीएससी डाइवेस्टमेंट, उनको बेचने की जो प्रक्रिया है, उससे रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं, ये भी बाजार को एक फ्रेश ट्रिगर दे सकता है। जब तक इन तीनों फ्रंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंडिकेशंस नहीं दिखते, तब तक बड़ी गिरावट के चांसेस कम है। लेकिन 2 चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहला ये कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ कि जो नॉन इंडेक्स स्टॉक्स हैं, इंडेक्स के बाहर के जो स्टॉक्स हैं, इसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कई स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने देखा है कि 30%, 40%, 50% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो जो हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, उन पे जो है मार्केट का खतरा बढ़ेगा। आइए अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करते हैं कि बजट को ध्यान में रख के हम क्या स्ट्रेटजी में पोजीशन बना सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो होते हैं वो बजट से पहले जो है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की पोजीशन बनाते हैं, यानी कि या तो वो कॉल और बाय साथ में दोनों को बाय कर लेते हैं, यानी कि लॉन्ग स्ट्रैडल, और या तो वो दोनों को सेल कर लेते हैं। अगर आप बजट से पहले स्ट्रैडल में पोजीशन बनाते हैं, स्ट्रैंगल में बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये में थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। क्योंकि देखिए, अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल करते हैं, आईवीज ऑलरेडी जो है मल्टी मंथ हाई पे चल रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो ऑलरेडी ये बहुत महंगा स्ट्रैडल खरीदेंगे, और अगर बड़ी मूवमेंट नहीं होती है तो आपका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। और अगर आप सेल करते हैं, स्ट्रैडल को सेल करते हैं, कॉल और पुट दोनों को सेल करके पोजीशन बनाते हैं, और सडनली जो है एक आइदर डायरेक्शन में बड़ी मूवमेंट खड़ी हो जाती है ड्यू टू बजट अनाउंसमेंट्स, तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है और बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दे सकता है अगर आप लक आपके फैक्टर में रहा, लेकिन मुझे इस तरीके की स्ट्रैटेजी जिसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो वो पसंद नहीं है। तो हम क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ एक आइडिया शेयर करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की आईवीज देखें तो जैसा कि मैंने कहा वो मल्टी मंथ हाई पे चल रही हैं। तो बैंक निफ्टी का आईवी करीब 36.4% के आसपास चल रहा है और निफ्टी का आईवी करीब 28.4% के आसपास चल रहा है। तो बजट से पहले स्वाभाविक है कि आईवीज जो है राइज करेंगी, और एक बार जब बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आईवीज जनरली फॉल करती हैं, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है। तो स्ट्रैटेजी का आइडिया ये है कि हमें बजट के दिन 12-1 बजे तक वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि बजट का इम्पैक्ट मार्केट पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या डायरेक्शन ले रहा है। अगर वो बुलिश डायरेक्शन लेता है तो हम बुलिश डायरेक्शन पे पोजीशन बनाएंगे, अगर हम बेरिश डायरेक्शन लेता है तो बेरिश पे बनाएंगे। अब किस स्ट्रेटजी पे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पोजीशन बनाने से पहले सबसे पहले आपको देखना है कि आईवीज क्या गिरनी शुरू हुई है, यानी कि आपको पिछले दिन का जो आईवी है वो नोट करना है, और पोजीशन बनाते वक्त आपको देखना है कि क्या आईवी ने गिरना शुरू कर दिया है, गिरावट दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगर आप मार्केट बुलिश टेरिटरी में जा रहा है, आपको क्या करना है,
आपको आईटीएम कॉल को बाय करना है और एटीएम कॉल को सेल करना है उस टाइम के प्राइस के हिसाब से। और अगर मार्केट बेरिश का ट्रेंड लेता है और आईवीज गिरनी शुरू होती हैं तो आपको आईटीएम पुट को बाय करना है और एटीएम पुट को सेल करना है। तो वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं कि अगर 12-1 बजे के बाद बजट वाले दिन अगर मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड लेता है और आईवीज गिरनी शुरू हो जाती है तो आपको क्या पोजीशन बनानी है, बाय आईटीएम कॉल, सेल एटीएम कॉल। वहीं अगर आईवीज गिरनी शुरू हो जाती हैं और मार्केट बेरिश हो जाता है तो आपको क्या पोजीशन बनानी है, बाय आईटीएम पुट एंड सेल एटीएम पुट। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जो लोग ऑप्शन स्ट्रेटजीज में नए हैं या ऑप्शंस में नए हैं वो इसमें पोजीशन ना बनाएं। वो बेशक पेपर ट्रेड करें और हमारे ऐप में जाकर इस स्ट्रेटजी को टेस्ट कर लें। और जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं वो अपने समझ के हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें और बहुत ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटजी पर ट्रेड ना बनाएं। अब आप में से अगर कुछ लोग आप ये सोच रहे हैं कि हमें ये आईवी की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, तो आप हमारी वेबसाइट www.optionbingo.com पे जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। और अगर आप ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो हमारा ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर ऐप में भी इस इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं और वहीं पर इस स्ट्रेटजी को बिल्डर में बनाकर सेव कर सकते हैं, उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। फिर मैं जल्दी ही मिलूंगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।